अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से आप कर रहे होंगे। एक बार देखिए आवाज वगैरह सब सही आ रही है, और अगर सब सही आ रही है तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनएस, आराधना, शिव, अमन, शिवानी, अनामिका, अर्जुन, निकिता, शर्मिष्ठा, सब ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जल्दी सफल हो आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। एक ऐसे करते हैं एग्रीकल्चर पे। सब कुछ ठीक है? मैं आपको ऑडिबल हूं, विजुअल हूं? अगर सब ठीक है, ठीक है, तो हम लोग एक ऐसे करते हैं, और एग्रीकल्चर पर जो आपसे पूछा जा सकता है उस ऐसे का नाम है कृषि और सतत विकास पर, कि सतत विकास और कृषि को कैसे आप देखते हैं, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और मतलब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और कृषि में तकनीकी नवाचार, ऐसे करते हैं। देखिए, सतत विकास में कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर है वो भी जब सस्टेनेबल रहेगी तभी सतत विकास हो पाएगा। लेकिन इस निबंध को जब आप देखेंगे तो इसमें मुख्यतः जैसे कृषि अब पहले वाली नहीं रही, कृषि में बहुत सारे नवाचार हुए हैं। तो कृषि में तकनीकी नवाचार एक कीवर्ड ये है, और दूसरा है कि फिर इसके संदर्भ में सतत विकास, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर सतत विकास की हम बात कर रहे हैं तो ये सतत विकास एग्रीकल्चर इसमें शामिल है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कृषि में तकनीकी नवाचार और सतत विकास। कुछ लोग इस टॉपिक को ऐसे ले लेंगे कि एक हुआ कृषि में तकनीकी नवाचार और दूसरा यहां पर ले लेंगे कि सतत विकास। नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लिखना आपको हिंदी में है, इंग्लिश टर्म नहीं यूज करने हैं, लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए हम यहां पर इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप इस निबंध की रूपरेखा बनाएंगे, सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखेंगे, और प्रस्तावना में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कृषि का क्या महत्व है, वर्तमान में क्या परिदृश्य है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं, और इन चीजों के बावजूद हमको खाना तो सबको चाहिए, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना पड़ेगा। जनसंख्या बढ़ गई तो ऐसा थोड़ी ना है कि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग खाना कम करके उसको बराबर कर लेंगे। एक परिवार में पहले महीने में 10 किलो आटा लगता था, 10 किलो चावल लगता था, उस परिवार की जनसंख्या बढ़ी, अब 30 किलो भी कम पड़ता है। तो एग्रीकल्चर में एक चीज तो होती है उत्पादन, प्रोडक्शन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। हमको प्रोडक्शन में वृद्धि करनी थी, हमको उत्पादन बढ़ाना था, तो हम क्या लेके आए? ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। बाद में हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन लाने से तो बहुत सारी समस्याएं भी हुई हैं, और जब बहुत सारी समस्याएं ऐसी होने लगी तो हमने अन्य उपाय अपनाए। जैसे पिछला हमने किया था जैविक खेती, तो हम जैविक खेती की तरफ बढ़ने लगे। तकनीकी नवाचार में क्या होगा ये यहां पर लिखना है। हम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तकनीकी नवाचार से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं? क्या वो भी उत्पादन बढ़ा के सतत विकास हमको दे पा रहा है? उत्पादन तो बढ़ाना अनिवार्यता है, वो अपरिहार्य है, उसको तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो लोग भूखे मरेंगे। लेकिन क्या उत्पादन बढ़े और हमारी जो खेती किसानी है वो सही बनी रहे, यह संभव हो पा रहा है? तो इंट्रोडक्शन में कृषि का महत्व और वर्तमान परिदृश्य, भाई खेती का क्या महत्व है, जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां हैं, और तकनीकी नवाचार और सतत विकास की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये चीज हम यहां पे दिखाने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन वो होता है जो निबंध में हम पूरी बात करने जा रहे हैं उसका एक झलक, उसका एक आप कह सकते हैं सिनॉप्सिस,
उसका एक आप कह सकते हैं कि एक आप प्रस्तुतिकरण यहां पर कर देते हैं कि ऐसे हम निबंध आगे लिखेंगे। ये सारी चीजें यहां पर हमको आगे चर्चा करनी है। बात समझ में? तो ये अब प्रस्तावना लिखने के बाद, प्रस्तावना आपने लिखा, प्रस्तावना लिखने के बाद आप समझाएंगे कि सतत कृषि विकास का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो ये कैसे हो पाएगा वास्तव में, और इसका अर्थ क्या है, पहले हम बताएंगे कि ये है क्या, तभी तो हम करने चलेंगे आगे। सस्टेनेबल एग्री डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको समझाना होगा कि ये वास्तव में है क्या। और जब इसको आप समझाएंगे तो आप इसमें सतत विकास की परिभाषा लिखेंगे, यहां पे डिफिनीशन लिखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा समझाएंगे। आप बताएंगे कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाते हुए वर्तमान जरूरतों को पूरा करना, यही है सतत विकास। इसको आप डिफाइन करेंगे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बने रहें और वर्तमान जरूरतें भी हम पूरी कर लें, यानी कि एक पड़ले पर हम वर्तमान जरूरतों को रखें तो दूसरे पड़ले पर हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो संसाधन जरूरी है उनको रखें, और ये पड़ना हमारा बैलेंस रहे, ये पड़ना हमारा बैलेंस रहे। तो ये सतत विकास है। अगर इसको हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या होगा, यहां की जरूरतें कम पड़ जाएंगी, भविष्य में संसाधन कम पड़ जाएंगे, इनकी जरूरत के लिए संसाधन नहीं रह पाएंगे। तो जरूरतें वर्तमान की आप क्या करें, दो तरीके हैं, या फिर इसको कम कर लें, या फिर आप कुछ ऐसा करें कि कम संसाधन में आपका काम चलने लगे, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा लें। आप ऐसा कुछ करें कि आप कम संसाधन का उपयोग करके अपना जीवन यापन कर लें। दो ही चीजें हो सकती हैं, वर्तमान जरूरतों को कंट्रोल करना या पूरा करना। तो कंट्रोल करने में हम जरूरत कम करें, वो तो हमसे होने वाला नहीं। हम निरंतर खाने की बर्बादी ज्यादा करते चले जा रहे हैं, पानी की बर्बादी ज्यादा करते चले जा रहे हैं, संसाधनों की बर्बादी करने में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सतत विकास का यह अर्थ है। अब कृषि में जो तकनीकी नवाचार हो रहे हैं, भाई आपने परिभाषा बता दी, पहले आपने प्रस्तावना लिखी, प्रस्तावना में आप कृषि का महत्व बताया, कृषि का महत्व बताने के बाद में आपने बताया कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, और तकनीकी नवाचार और सतत विकास की क्या आवश्यकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, टेक्निकल जो इनोवेशन है उसकी क्या आवश्यकता है, और फिर आपने सतत विकास का अर्थ बताया। अब इसके बाद में आप आएंगे कि कृषि में जो प्रमुख तकनीकी नवाचार हुए हैं, प्रमुख यानी कि की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, की टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस हुए हैं इन एग्रीकल्चर। अब इंग्लिश मीडियम वालों को तो दिक्कत नहीं हो रही है, आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको लिखना कुछ नहीं है अंग्रेजी में, ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप केवल समझिए यहां, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास पर्सनली कई लोगों के फोन आए कि सर हिंदी बहुत कठिन लग रही है, मैंने तो इसीलिए हिंदी की क्लास भी आपकी इंग्लिश में लेना शुरू कर दिया है। जितने की वर्ड्स होते हैं, जितने टर्म्स होते हैं, मैं उसको इसीलिए वहां पे रखता हूं कि आप उसको समझ सके, क्योंकि समझ बहुत जरूरी है। समझ अच्छी हो गई तो आप लिख लेंगे, समझ अच्छी हो गई तो आप बता लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। जब तकनीकी नवाचार की बात आएगी तो तकनीकी नवाचार कैसे, तो आप सबसे पहले बताएंगे सटीक कृषि संभव हो पाई है, प्रेसिजन एग्रीकल्चर संभव हो पाया है। तकनीकी नवाचार क्या हुआ है, ड्रोन के उपयोग से, जीपीएस के उपयोग से, सेंसर के उपयोग से हो पाया है ना। मौसम का पूर्वानुमान हो पाया है, फसल रोगों की पहचान हो पाई है, किससे, एआई से और मशीन लर्निंग से हो पाया है ना। आप यहां पर बताएंगे कि स्मार्ट सिंचाई प्रणाली का विकास हो पाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो सिंचाई का विकास हमने किया है, आईओटी आधारित जो सिंचाई है, ड्रिप और स्प्रिंकल सिस्टम जो है, ये स्मार्ट सिंचाई प्रणालियां हैं। आप बताएंगे कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी ने उन्नत रोग प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों की उपलब्धता बढ़ाई है, विकसित किया है। और ये जब बीज विकसित हुए हैं तो इसमें हो सकता है कि सूखारोधी बीज हो सकता है बाढ़ सह बीज हो, जो बाढ़ कितनी भी आ जाए उसमें वो सड़ेगा गलेगा नहीं, ज्यादा बारिश हो जाती है
तो पता चलता है कि धान की फसल बर्बाद हो गई, गेहूं की फसल में ज्यादा पानी भर गया, नहर के किनारे की खेती है बर्बाद हो गई। तो अगर ऐसी समस्या है तो वहां पर हम ऐसे बीजों का उपयोग क्यों ना करें जो जलवायु अनुकूल हो, रोग प्रतिरोधी हो, उन्नत किस्म के बीज हो। अरे अभी बता रहे हैं, अभी सब बता रहे हैं, अभी हम केवल आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, फिर अभी पूरा एलोबरेट करेंगे। और फिर खेती केवल मृदा पे नहीं, हाइड्रोपोनिक्स की बात होती है, वर्टिकल फार्मिंग की बात होती है, इसको हम लिखेंगे, वैकल्पिक कृषि तकनीकों को। और ये जब हमारा कंप्लीट होगा तब हम चलेंगे कि तकनीकी नवाचार से सतत विकास को क्या लाभ मिला है, बेनिफिट्स ऑफ जो टेक इनोवेशन हुआ है, तो बेनिफिट्स ऑफ टेक इनोवेशन फॉर सस्टेनेबिलिटी। तकनीकी नवाचार से सतत विकास के लाभ क्या हुए, जो आपने पहले इसके पहले पैराग्राफ में लिखा, अब आप इसको बताएंगे। तो क्या हुआ है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो पाया है, जल और मृदा का संरक्षण हो पाया है। क्योंकि यहां पर देखिए आप, यहां पर मैंने आपको अभी बताया कि ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, पानी की बर्बादी कम होगी। आईओटी आधारित सिंचाई, पानी की बर्बादी कम होगी, जितनी खेत को जरूरत है उतनी होगी। रात में किसान चला के बना नहीं सकते, मतलब बना सकते हैं लेकिन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको रफ पे बनाएंगे और रफ पे बना के फिर आप लिख के, ऐसे लिख के और फिर उसको क्रॉस कर देंगे, ऐसे ऐसे क्रॉस कर देंगे, है ना, लिख देंगे, ऊपर लिखेंगे रफ वर्क या रफ कार्य, लिख के इसको क्रॉस कर देंगे। बात समझ में, उसको क्रॉस कर देंगे। होगा कि नहीं होगा? ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल सिंचाई, ड्रिप टपक जो सिंचाई होती है, आप पेड़ों को जितनी, पौधों को जितनी ज्यादा पानी की, जितनी मात्रा में पानी की जरूरत है उतना ही पानी देते हैं, आप भरते नहीं है। हमारे यहाँ सिंचाई देखिए होती है, पानी बिल्कुल डबाडब भर दिया गया, और फिर भूजल का संकट हो रहा है, जो वाटर लेवल है वो डाउन हो रहा है। हमारा जल संकट कौन नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप लिखेंगे कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों, जल, मृदा, इन सब का संरक्षण होता है। आप लिखेंगे कि रसायनों, और जैसे रसायन में उर्वरक और कीटनाशक, रसायनों के उपयोग में कैसे कमी आई है। आप बताएंगे कि पैदावार में कैसे वृद्धि हुई है, और जब पैदावार में वृद्धि होती है तो खाद्य सुरक्षा अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। और आप बताएंगे कि किस तरीके से किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है, किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो ये क्या होगा, ये तकनीकी नवाचार से सतत विकास के जो लाभ हुए हैं, यानी कि तकनीकी नवाचार को आप पॉजिटिवली ले रहे हैं। कभी भी कोई निबंध नहीं भाई हेडिंग डाल के नहीं लिखना है। मैं ऐसे का मॉडल भी आपको दे देता हूं, कई ऐसे मैंने दे दिए हैं, तो एक दो ऐसे शायद नहीं दिए हैं, जानबूझ के नहीं दिए हैं, लिखे रखे हुए हैं कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास भी करें। ठीक है ना, मुझे देने में कुछ नहीं है, सबसे आसान है कि मैं सारे ऐसे लिखूं और ऐसे दे दूं। ठीक है, मत लिखिए ऐसे, हेडिंग नहीं डालना है ऐसे में, आप हेडिंग ना डालिए, ऐसे में पैरा में लिखिए, पैराग्राफ्स में लिखिए। पैराग्राफ छोटे छोटे बनाइए, 60 से 80 वर्ड्स के बीच का पैराग्राफ आप बनाइए, और इस तरीके से 10 पैराग्राफ, 12 पैराग्राफ, या 80 90 वर्ड्स का, 100 वर्ड्स का बना सकते हैं। 10 से 12 13 पैराग्राफ, जैसे भी वर्ड्स हो उस तरीके से लिखिए पैराग्राफ में। शुरुआती पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का बड़ा रखिए, लास्ट का पैराग्राफ आप बड़ा कर सकते हैं, बीच के पैराग्राफ छोटे छोटे करिए, हर एक पैराग्राफ में अलग अलग मुद्दों की बात करिए। बड़ा मुद्दा है, कुछ ज्यादा है, तो 2 पैराग्राफ में भी आप बांट सकते हैं। पैराग्राफ में लिखिए, अच्छा रहेगा, काफी इंप्रेसिव रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो नहीं, गल्फ कंट्रीज में टेक्नोलॉजी यूज होती है, मोस्टली यहां पर भी यूज होती है। बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने खेतों में हर हेडिंग ना लिख कर पैराग्राफ, यस, पैराग्राफ में ही लिखना है, हेडिंग नहीं लिखनी है। हमने आपको कई बार, कई हिस्से तो ऐसे दिए हैं आपको। फिर ये चीज बताने के बाद आप आएंगे कि भारतीय संदर्भ में ये तकनीक कहां तक पहुंची, टेक्नोलॉजी इन द इंडियन एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट, है ना, इंडियन एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में इसको देखेंगे, कंटेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ एग्रीटेक स्टार्टअप्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और हमारे यहाँ बहुत सारी सरकारी पहले हैं, जैसे ई-नेम, एग्रीस्टेक, किसान ड्रोन, आप ऐसे उदाहरण देंगे।
ग्रुप में भेज सकते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं चेक करूंगा, अभी आप लिखिए, अभी चेक करने लायक उसको बनाइए, अभी मैं चेक नहीं करूंगा, मैं आपको दूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, तब मैं चेक करूंगा। वैसे आप भेजिए, मैं देख लूंगा, कोई ऐसा वो नहीं है। अभी आप भेजिए ग्रुप में, लोग पढ़े, एक दूसरे पर कमेंट करिए, और उसको बुरा मत मानिए। किसी ने तारीफ की तब भी ठीक है, और किसी ने बताया कि अरे ये तो बड़ा बेकार ऐसे है, बड़ा कमजोर ऐसे है, आपने लिख दिया, तो तब भी आप उसको उसका स्वागत करिए। ठीक है, मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। हमको कई लोगों ने भेजा भी है, ऐसा नहीं है, हमने उनको देखा भी है, लेकिन आप ग्रुप में भी भेजिए उसको, अच्छा रहेगा। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में आप कुछ यहाँ पर बता दीजिए कि हमारे यहाँ कौन कौन सी इनोवेटिव स्कीम चल रही है, हमारे यहाँ पे कौन कौन से एग्री टेक कुछ स्टार्टअप बढ़ते चले जा रहे हैं, उनकी भूमिका बढ़ती चली जा रही है। तो भारतीय कृषि के संदर्भ में आप थोड़ी सी चर्चा कर दीजिए। जैसे अभी इन्होंने, किसी ने कहा था कि, सतीश ने शायद किसी ने कहा था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज में ये सब खेती होती है, वहां तो पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, तो वहां पे तो मजबूरी है, वहां तो खरीद के सिंचाई का पानी भी लाना पड़ता होगा, तो वहां पे तो बहुत मजबूरी है, वहां पे तो पेड़ पौधे लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर ऐसा हो गया, लगा दिया आपने ऊंट को खिलाने के लिए, कुछ आपने किया, तो उसकी सिंचाई कैसे हो, क्योंकि वहां पे तो पानी है ही नहीं है, तो वहां पे तो समस्या है। हमारे यहाँ पर अब समस्या बढ़ती चली जा रही है। हमने जो ग्राउंड वाटर था, अपना भूजल था, उसको धीरे धीरे प्रदूषित कर दिया है, हमने उसको बिल्कुल बर्बाद कर डाला है, और जल प्रदूषित हुआ है, वाटर लेवल डाउन हो गया है। प्रदूषण भी एक समस्या है, फ्लोराइड, आर्सेनिक, ये सब पाया जाना एक समस्या है, और वाटर लेवल डाउन होना भी समस्या है। तो ऐसे में इनकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ चुनौतियां भी हैं। अब मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आप स्मार्ट एग्रीकल्चर करो, तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए। तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बुनियादी ढांचा जो होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे इंटरनेट की स्पीड अभी अच्छी नहीं है, डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जागरूकता की कमी है, डिजिटल डिवाइड है ना हमारे यहाँ, डिजिटल डिवाइड, यानी कि अगर आप अर्बन एरिया में देखोगे और आप रूरल एरिया में देखोगे, तो अर्बन वर्सेस रूरल, अगर आप इसको देख रहे हो अर्बन वर्सेस रूरल, तो अर्बन और रूरल एरिया में क्या है, डिजिटल डिवाइड की स्थिति पाई जाती है, डिजिटल डिवाइड की स्थिति पाई जाती है। रूरल में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, और खेती कहां होनी है, रूरल में होनी है, तो रूरल में ये स्थिति सही है ही नहीं है, यहां पर है, और यहां पर ये स्थिति सही नहीं है, और यहीं पर खेती होनी है ज्यादातर, ज्यादातर क्या खेती तो यही होनी है। और फिर जो भी आप ड्रोन की बात कर रहे हो, जो भी आप स्मार्ट एग्रीकल्चर में अन्य चीजों की बात कर रहे हो, आप ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिंचाई की बात कर रहे हो, ये टेक्नोलॉजी जो है उसकी लागत थोड़ी ज्यादा है। जो छोटी जोत वाले किसान हैं, कम खेती है उनके पास, तो उनको तो इसको अख्तियार करने में, इसको अपनाने में बहुत बड़ा चैलेंज है, कैसे कर पाएंगे वो। अब झगड़ू के पास पता चला कि 1.5 बीघा खेत है, अब 1.5 बीघे खेत में वो क्या उत्पादन करेंगे, क्या उसमें पूंजी लगाएंगे, कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी लगा देंगे, और छोटे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी लगाने का चैलेंज भी है, लागत भी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो झिंगुरी सिंह के पास तो 999 बीघा है, उनके पास पूंजी है, वो लगा देंगे, लेकिन झगड़ू नहीं लगा पाएंगे, और हमारे यहाँ ज्यादातर किसान झगड़ू वाली स्थिति में है। आप ऐसे झगड़ू मत लिखिएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। झगड़ू हमारे यहाँ एक ऐसा करेक्टर है मेरी क्लास में, जो अपने 2 जून की रोटी की जुगत में दिन भर मेहनत करता है, तब जाके उसके यहाँ शाम को चूल्हा जलता है, और अगर एक दिन मजदूरी करने ना जाए, एक दिन मेहनत करने ना जाए, तो फाके पड़ जाते हैं। खेती पाती है तो बहुत कम है, नहीं तो है ही नहीं है, एक गरीब व्यक्ति है। और झिंगुरी सिंह वो है जो पुश्तैनी जमींदार है, उनकी भी स्थिति कोई बहुत बड़ी अच्छी नहीं है, जंग लगे जमींदार नाम के वो जमींदार हैं, लेकिन उनकी हालत देख लोगे तो इतनी खराब है कि 999 बीघा पुदीना बोया है हमारे यहाँ, बताएंगे ऐसे, और घर में 2 किलो आटा बाहर से आता है खरीद के, तब बेच बेच के खा रहे हैं। और फिर एक वर्ग ऐसा है ना, जो कि नौकरी कर रहा है, जो कि इनोवेटिव काम कर रहा है, शहर में रह रहा है, प्रयास कर रहा है, बाहर कहीं रह रहा है, एक ऐसा है। तो ये चुनौतियां हैं, ये सीमाएं हैं। तो अब सीमाएं हैं, चुनौतियां हैं, तो इनका समाधान आपको देना पड़ेगा, आगे की राह क्या है ये आपको बतानी पड़ेगी। तो सरकार द्वारा सब्सिडी और वित्तीय सहायता, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो सरकार ये कर भी रही है। और सरकार कहती है कि आप सोलर पैनल लगाओ और सोलर पैनल से सिंचाई करो,
तो हम कहते हैं कि सोलर पैनल लगा के हम सिंचाई करेंगे, बड़ा महंगी टेक्नोलॉजी है, कहां से हमारे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा हमारे पास नहीं है। तो सरकार तुरंत कहती है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप लगाओ, तो आप बस 30% 40% पैसा दे दो, वो भी किस्तों में दे दो, बाकी हम दे देंगे, है ना। ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई के लिए भी जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, उसमें भी सरकार यही कहती है कि आप लगाओ तो हम सब्सिडी दे देंगे, है कि नहीं है। प्रशिक्षण और शिक्षा, इसकी भी कमी है। अगर किसान विज्ञान केंद्रों को और अच्छा बनाया जाए और ये एक्टिव होकर काम करने लगे तो आसान हो जाएगा। और सार्वजनिक निजी भागीदारी, इसको और बढ़ाना पड़ेगा, सरकार बढ़ा भी रही है ना। अब इसके भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं, लेकिन हमको यहां पर ये डिस्कस नहीं करना है, हमको यहाँ पे समाधान बताना है। और अंत में निबंध का जब आप सारांश लिखेंगे तो आपको लिखना होगा कि सतत तभी हो सकता है जब प्रकृति और तकनीक के बीच में, ये तकनीक है और ये प्रकृति है, इसके बीच में हम संतुलन बनाए, है ना। और संतुलन और भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण हम अपनाएं। भविष्य के लिए हम क्या अपनाएं? एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, तो ये हो सकता है, नहीं तो समस्या है, नहीं तो समस्या है। और हमेशा जब एंड करेंगे आप, तो मैंने आपको बताया है कि भविष्योन्मुखी, हमेशा आप क्या करेंगे? सकारात्मक, आप हमेशा सकारात्मक एंड करेंगे, आप हमेशा भविष्योन्मुखी एंड करेंगे। आप ऐसे नहीं लिख देंगे कि इसमें तो बड़ी कमियां हैं, बड़ी महंगी है, अपना नहीं सकते, गरीब किसान करेगा क्या। ये जो धरना प्रदर्शन और किसान रैली और विभिन्न पार्टियों के द्वारा जो बातें कही जाती हैं, वो सब नहीं लिखना है। आप पढ़े लिखे नागरिक हैं, आपको सोल्यूशन देना है, वो लॉजिकल सोल्यूशन देना है। तो ये रहा स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक कंटेंट ऐसा बताने की कोशिश करने जा रहा हूं जिसके बल पर आप ये पूरा निबंध अच्छे से लिख दें। अगर बात कृषि की करें तो कृषि आज नहीं, आप बहुत पहले चले जाइए, आदिकाल में मानव सभ्यता का विकास जब प्रारंभ हुआ था। आप चाहें तो इनमें से कुछ पॉइंट्स नोट करते चले, हम आपको लिख के भी इससे पूरा दे ही देते हैं। कुछ ऐसे हमने रोके बीच में जानबूझ के, जो सच बात मैं आपको बता रहा हूं कि मैं देखूं कि लोग क्या वो करते हैं। तो ज्यादातर लोगों का सही रहा। कुछ लोगों ने पीडीएफ के लिए बिल्कुल अपनी तीव्र इच्छा जाहिर की कि पीडीएफ सर नहीं मिल रहा है, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। पीडीएफ मिलने के बाद लोग पढ़ते नहीं, मैंने देखा है। बहुत सारे बैच चलाए, बहुत सारे रिजल्ट दिए, बहुत सारी चीजें। सिवा ये बड़ा सामान्य वाक्य आप लिख रहे हो, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती है, 2/3 जनता लगभग गांव में निवास करती है और वो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। ये रटी रटाई लैंग्वेज बचपन से आप लिखते चले आ रहे हैं, इसको बदलिए। गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या, आप इसको बदलिए, समझ रहे? ऐसे लिखिए कि कृषि आदिकाल से ही मानव सभ्यता के भरण पोषण और अर्थव्यवस्था, इसका महत्व क्या है कि इसी से भरण पोषण हो रहा है, इसी से भरण पोषण हो रहा है आदिकाल से। और ये आप लिखिए, अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, अर्थव्यवस्था की क्या रही है? ये रीढ़ रही है। और विशेषकर भारत जैसे देश में जहां की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आज भी, हाफ प्लस आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली किस पर निर्भर करती है? आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है। स्टार्टिंग आप